या नैब रहेगा या पाकिस्तान की मईशत, साबिक सदर आसिफ जरदारी की वार्निंग। नैब और मईशत तो साथ चलेंगे मगर नैब और करप्शन साथ नहीं चल सकते, चेयरमैन नैब का दो टोक जवाब। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते, नैब और मईशत साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ चलेंगे। चेयरमैन नैब करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। जो भी कदम उठाएंगे वो आइन के मुताबिक होगा, अगर केस बनता है तो बनेगा और जो करेगा वो भरेगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के चेयरमैन नैब बनने के बाद इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी आई। करप्शन इल्जामात पर 600 अफराद को गिरफ्तार किया गया। नैब को करप्शन की 54,344 शिकायत मिली, 302 मामलात की तहकीकात की गई, 4,300 मिलियन रुपए वसूल किए गए, 590 रेफरेंसेस दायर किए गए। हकायक को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया, नैब के हवाले से शाया होने वाले कॉलम पर नैब की वजाहत। हुकूमत और अपोजिशन दोनों नैब से खौफजदा क्यों हैं, पूछेंगे डॉक्टर रमेश कुमार रहनुमा तहरीक इंसाफ, दानियाल चौधरी रहनुमा मुस्लिम लीग नून, इफ्तिखार अहमद सीनियर तज्जियाकार। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जमहूरियत और एहतसाब लाजिम और मलजूम है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एहतसाब का अमल हमेशा ही मुतनाज़ा बना दिया जाता है। आज की अपोजिशन जो 10 साल तक इक़्तिदार में रही है, उसे भी नैब एक ज़ालिमाना और इंतकाब के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा लग रहा है, लेकिन अपने दौर में उन्होंने इसमें इस्लाहात के लिए कुछ काम नहीं किया था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी जब नैब की तहकीकात की जद में आते हैं या गिरफ्तारी का सामना करते हैं तो वो भी अपोजिशन ही की तरह नैब की कार्रवाइयाँ गैर मुनसिफाना करार देने लगते हैं। अलीम खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर है मगर वो भी नैब पर बरहम दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं अलीम खान? लेट्स वॉच हिम। नैब के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नैब जो है उसको चाहिए कि वो तफ्तीश पहले करे और किसी को पाबंद सलासल बाद में करे। जेल में डालना बहुत आसान है, पर जेल में जाके इंसान के साथ क्या गुजरती है, उसके बच्चों के साथ क्या गुजरती है, आप केस पहले बनाएं, तफ्तीश पहले कर लें। अगर आपको मुजरिम कोई लगे, कोई जुर्म किसी ने किया हो, ज़रूर पकड़ें, ज़रूर उसके साथ हो, लेकिन पहले पकड़ने के बाद तफ्तीश करना, पहले पकड़ने के बाद पहले उसको जेल में डाल दें और उसके बाद ये सोचना कि अब इसके ऊपर केस कौन सा बनाना है, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये सब के लिए जुल्म है। ये सिर्फ मेरे साथ जुल्म नहीं है, जिसके साथ ये हुआ है उस सब के लिए जुल्म है। बड़ी मासूमियत से अलीम खान साहब ये कह रहे हैं कि बहुत शदीद जुल्म उनके साथ हुआ है, फूलों के हार उन्होंने पहने हुए हैं और वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन पर इल्जामात क्या, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। नैब अलीम खान के साथ उनकी अहलिया वालिद और वालिदा के असासों की छानबीन कर रहा है। अलीम खान ने मुबैना तौर पर पाक व्यू को कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के बतौर सेक्रेटरी और मेंबर सूबाई असेंबली के तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इसी की बदौलत पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासे बनाए। अलीम खान ने एक ऑफशोर कंपनी भी बनाई। 28 दिसंबर 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ये कंपनी कायम की गई। इस कंपनी के मालिक अलीम खान हैं, जबकि उनकी अहलिया किरम अलीम खान शेयर होल्डर हैं। अलीम खान की बैरून मुल्क जायदाद की तफसीलात भी सामने आई हैं। लंदन में फ्लैट नंबर 1102 ये उनका बताया जाता है, फ्लैट नंबर 562 पार्क वेस्ट। उसके अलावा 2 और फ्लैट्स हैं, ये भी उन्हीं के बताए जाते हैं जो कि लंदन में हैं। इसके ऊपर नैब उनसे सवाल कर रहा है। आई विल कम टू यू फर्स्ट साहब, ये बहुत बुरा कर रहा है नैब, आपकी गवर्नमेंट के लोग भी कह रहे हैं, इज दैट ट्रू? मैं तो नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि एहतसाब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, कहीं पे भी अगर हमारा तो मैनिफेस्टो ये था कि करप्शन फ्री और मनी लॉन्ड्रिंग फ्री हो, और यहाँ पे अगर देखें, मैं दोहरी पॉलिसी के ऊपर नहीं चलना चाहूँगा। अगर अलीम खान आज से अगर पहले 10 महीने पहले यही कहता था कि सही हो रहा है, आज कह रहा है गलत हो रहा है, तो फिर वो बताया कि पहले मैं गलत था। तो फूलों के हार क्यों बना रहे हैं उनको आपकी पार्टी? वो ये यहाँ पे कल्चर बन गया है, ये कल्चर बन गया है। जो भी जेल जाएगा, ये चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, करप्शन है।
देखिए 17 साल हमें भी इसी पॉलिटिकल लाइफ में हुए हैं, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठती है। जो भी करप्शन होती है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा होती है, नहीं होगा कि नैब आपको पकड़ ले खुदा ना खास्ता तो आप भी फिर यही स्टेटमेंट देना शुरू कर रहे हो? मुझे बताएं, आपको अगर कहीं पे भी आपके पास कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स आती है ना, आप जिसके भी आर्ग्यूमेंट्स आए, चाहे मियां साहब के हवाले से आर्ग्यूमेंट्स आए, चाहे अलीम खान के हवाले से आर्ग्यूमेंट आए, चाहे दुरानी साहब के हवाले से आए, जिसके हवाले से आए, एक दिन में नहीं आए। इंक्वायरियां हुई है, सारी चीजें हुई है, उसके बाद उन्होंने अपनी तहवील में लिया है। ठीक है। हाँ, अगर आज आप इधर बैठी हैं और आपको शाम को आ जाए और आपको कहे कि आप टीवी एंकर हैं और आपने टीवी एंकर में किसको ब्लैकमेल किया और कैसे आपने पैसे बनाए, आप चले हमारे साथ, ये है गलत तरीके का। मगर अगर आपको पहले नोटिस आए, आपकी इंक्वायरी चले, आपको पता हो कि ये इंक्वायरी हो रही है और आपको पता हो कि ये चीजें हैं, आपसे जवाब मांगे जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ काफी टाइम दे देता है ना। जो कहते हैं ना हमारी सिंधी में कि मक्ख जो है वो माखी के ऊपर आती है, कोई न कोई चीज जरूर होती है जिसकी वजह से ये चीजें होती है। मगर अगर ये चीजें थी तो पीपुल्स पार्टी के दौर के अंदर आप अगर चाहते हैं कि ये इस किस्म के, पहले ही हम समझते हैं कि करप्शन के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमें और जितना एग्रेसिव जा सकते हैं वो जाए। हाँ, ये जरूर ऐसी चीजें हैं, नैब के अंदर भी दूध से धुले हुए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, रिफॉर्म पे आते हैं, उसके पर आते हैं क्योंकि एक बिल भी प्रपोज करी है पीटीआई, उसके बाद यकीनन आएंगे इफ्तिखार अहमद साहब। ये जिसको पकड़ता है नैब वो ही क्यों शिकायत करता है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो अलीम खान ने कहा है वो ठीक है, मतलब पहले आप एक केस तो बना लेना प्रॉपर। बट इफ्तिखार साहब, नैब के जराए ये कहते हैं कि तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के असासे उनके पास एक जवाब नहीं है देने के लिए, कहां से आए? मुझे नैब के जराए से कोई तल्लुक नहीं। 25 करोड़ के असासे हर आदमी के पास हैं जिसका घर लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में है। 25 करोड़ के असासे हर उस आदमी के पास हैं जिसका घर आपके इस्लामाबाद में है। 25 करोड़ के असासे हर उस आदमी के पास हैं जिसके कराची के बड़ी कॉलोनी नहीं, ये अगर वो आंसरेबल हैं तो फिर सब आंसरेबल हैं, फिर पिक एंड चूज नहीं, शुड बी आंसर। फिर आप उठा लेने, ये दे आर नॉट बीइंग आंसर्ड, they have not been issued. Even in this Panama case, only Nawaz Sharif has been handled. Where are the others? So I don't believe in such sort of accountability. I believe in accountability. I'm a more revolutionary than anybody in Pakistan. किस तरह करेंगे accountability? I hate these capitalists. I hate ये जो लूट मार का पैसा लेके इस मुल्क के इक़्तिदार में काबिज हैं। ये पार्लियामेंट में हैं, ये सेनेट में हैं, ये गवर्नमेंट में हैं, ये मिनिस्टर हैं, ये मिलों के मालिक हैं, ये ज़मीनों के मालिक हैं, ये मरब्बों के मालिक हैं, ये सब लुटेरे हैं। इन सब को जवाब देना चाहिए कि पैसा इनका पहला धेला कहाँ से आया। ये नहीं है कि आपका जो खिलाफ हो जाए सियासी, आप उसको उठा के फेंक दें। पनामा में जो दूसरे लोग हैं वो कहाँ हैं? वेयर आर दोज पीपल? क्यों नहीं उनके ऊपर केस बनाए गए? क्यों नहीं उनके ऊपर केस चलाए गए? ये तो बात तो नहीं है ना। आई एम अगेंस्ट इट कि भाई जो आपने करना सबको बराबर करो। ये ऐसा नहीं हो रहा। और मैंने आज लिस्ट फिर पढ़ी है, जितने लोगों का तुम नाम दे रहे हो, तुम्हारे पास तो ये कैपेसिटी नहीं है प्रोसिक्यूशन की। जब तुम्हारी प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी नहीं है तो तुम एक पूरे के पूरे मुल्क में एक दहशत गर्दी का गैर मामूली काम कर रहे हो। और नतीजा क्या होगा? जब नैब अभी जो नैब ने केस को मुकम्मल किए ही नहीं, पहले केस करेगी नैब मुकम्मल, फिर ये करेगी सजा, वो जाएंगे अपील में हाई कोर्ट में और फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। बाय द टाइम द गवर्नमेंट विल बी ओवर। लेकिन ये 5 साल इस गैर यकीनी के जो गुजरेंगे, इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? साहब, ये गवर्नमेंट बार बार कहती है कि हमारा नारा ये एहतसाब है, हमने करना ही है, नैब के अंदर मसाइल है, तो ये होगा कैसे? नारे, इसके सारे नारे झूठे, इसके सारे नारे झूठे हैं। हर नारा एक बात सुनो, सॉरी, आई एम सॉरी फरिया, ये एक एहतसाब का नारा। आज एक प्रोग्राम ऐसा करो जो जिसमें अकेली तुम खुद ही एंकर हो, एक तरफ इसके सारे स्लोगन एक तरफ रख लो
और आज के स्लोगन एक तरफ रख लो और पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम करो, किसी गेस्ट को मत बनाओ। Okay. तुम्हें समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। Okay, very interesting suggestion. I'll take नहीं, some. बिल्कुल। I'll certainly take this up. मतलब Dr. बिल्कुल Ramesh तो Kumar is laughing अकेले- happily or nervously. I don't know. नहीं मेरी इफ्तिकार साहब से गपशप नहीं, अकेले बैठ के करो, वो अकेले चलिए बैठ के ठीक करो। है, डॉक्टर रमेश को बुला लेंगे उसमें। बताओ कि इन्होंने, नहीं सुनो, इन्होंने IMF पे क्या कहा, ये अब क्या हुआ, इन्होंने अपना इसके ऊपर पैसे के ऊपर क्या कहा, अब क्या हुआ, डॉलर के ऊपर क्या कहते थे, अब क्या हुआ, अपना जॉब्स के बारे में कहते थे, अब क्या हुआ, गवर्नेंस के बारे में कहते थे, अब क्या हुआ। ये स्प्लिट स्क्रीन बना के ना आराम से ये जो आपकी सोच है ये सारी मेरे पास बनी हुई है, मैं फरिया को दे देता हूँ, इसके लिए टाइम निकालने की जरूरत। चलिए हम ले लेंगे। I'll come to you, Barrister Zarina Chaudhary, because you have law background as well. मसला असल में है कहाँ नैब में? देखिए, पहले तो नैब का जो प्रिंसिपल है उसकी बात करें। एज एन एडवोकेट हम लोगों ने अपनी हुकूमत में भी इसको कहा था कि नैब का जो कानून है उसमें बड़ी एक कैपेसिटी है कि उसको गलत इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो उसका प्रिंसिपल है, जो नॉर्मल लॉ का प्रिंसिपल है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो नैब में अप्लाई नहीं होता। अगर आज आपसे कोई पूछे कि आपने पिंक गुची का स्कार्फ कहाँ से लिया है, नैब का कोई बंदा, तो ये आपको आंसर करना है। अगर आप आंसर नहीं करेंगे, नहीं वैसे मैंने इसलिए लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपसे कोई किसी चीज का भी पूछ सकता है, अगर मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाता हूँ, इट इज यू हु हैज टू प्रूव, द ओनस इज ऑन यू। ये प्रिंसिपल गलत है, दिस इज द रॉन्ग प्रिंसिपल। आज पाकिस्तान में वो बेशुमार लोग हैं जिन्होंने 50-50 लाख रुपए के घर लिए थे, आज उन घरों की कीमत करोड़ों रुपया है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है पूरी दुनिया में। लेकिन देखें, जब ये अलीम खान सज्जाब जैसे या जब और लोग ये बात करते हैं, वो इस प्रिंसिपल को नहीं देखते, उनको देखते हैं, उनको परवेज खटक नजर आता है, उनको जहांगीर तरीन नजर आता है, उनको अलीमाबाजी नजर आती हैं, उनको नंदीपुर का केस नजर आता है कि ये वो केसेस हैं जहां प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, EOBI का केस जहां इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, जहां आपको पता है पैसा खाया है, लेकिन आपने बंदों को उठाना है। अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद से एक ब्यूरोक्रेट को उठाया गया था, उसने 1.5 अरब रुपया देके उसको छोड़ दिया गया। मतलब ये है, ये लोग इसलिए उठाते, शोर डालते हैं कि जब अकाउंटेबिलिटी करो तो क्रॉस द बोर्ड हो, आपको नजर आए। नैब के इतने वीक केसेस है, नैब टीवी में आके उनका DG या कोई हेड तो आके एक बात कर देता है कि हमारे पास सबूत है और मुस्बत सबूत है और इतने स्ट्रॉन्ग सबूत है कि अगला बंदा निकल नहीं सकेगा। लेकिन फिर साफ पानी जैसा केस जिसमें आपको हाई कोर्ट्स ना के बरी करते हैं, लेकिन पूरी उस चीज अपनी ऑर्डर में रिजर्वेशन लिखते हैं कि इसमें बैड इन्वेस्टिगेशन थी, कोई सबूत नहीं था। तो या इनके पास अगर मीडिया में आने के लिए, मीडिया में बात करने के लिए सबूत है, कोर्ट्स में देने के लिए सबूत नहीं है, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू लिटिगेट। इतना आसान है, इतना खराब है, तो फिर तो उन केसेस को बिल्कुल सामना करना चाहिए। अगर इतने खराब है, उसमें कोई बात ही नहीं होती। उन्हीं को तो सामना कर रहे हैं, उन्हीं को तो सामना सारे कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल हैरेसमेंट है, आप वो ब्रिगेडियर साहब की डेथ को भूल के जिन्होंने अपने आप को लटका दिया इस चक्कर में कि भाई कि आप जो पॉलिटिकल हैरेसमेंट, जो आप मीडिया के सामने, मीडिया ट्रायल होता है, जो आप प्रूवन गिल्टी वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया कि आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल गया, हर बंदे ने आपके ऊपर आके कीचड़ फेंकना है, हर बंदे ने आपके बारे में बात करनी है। देखिए, ये प्रिंसिपल है जो गलत है। नैब शुड एक्ट, स्पेशली द गवर्नमेंट, द करंट गवर्नमेंट, वी मेड श्योर, आवर गवर्नमेंट मेड श्योर दैट नो वन वाज पॉलिटिकली हरास्ड। आवर गवर्नमेंट मेड श्योर कि इस तरह के लोग ना उठाए जाएं। लेकिन ये हमारी कोताहियां थी, हमारी कोताहियां, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम नैब के रूल्स में अमेंडमेंट नहीं ला सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन लोगों को छोड़ दो जो अपने KPK में, आपने आज तक मुझे आप बता दें BRT वाला केस KPK में किसको पकड़ा है उन्होंने? वो जो मोड़ तक गलत बने, जो 28 अरब की मेट्रो जो है वो 99 अरब में पहुंच गई, जो कहते थे 28 अरब की मेट्रो नहीं बनी पंजाब की, अपनी इनसे पूछे। देखिए, कोई इनसे सवाल करता है, कोई पूछता है कि देयर इज नो आंसर टू द एंटायर थिंग, और लोग इनसे चाहते हैं कि जब ये इन चीजों का जवाब देंगे, अपने लोग उठाएंगे, तो फिर समझ आएगा कि अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है और नैब एक क्लियर तरीके से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन नैब का अगर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें या PTI का ले लें, वो कहते हैं कि सब लोगों के नाम है और जो रेफरेंसेस हैं वो तकरीबन सभी के नाम है। देखो फरिया, पहली बात मैंने जो कहना था कह दी कि ना तो नैब के इन केसेस से कुछ होगा और ना ही करप्शन ख़त्म हो सकती है। करप्शन को ख़त्म करने का एक ही सिंपल तरीका है कि एक ऐसा कानून जो सब पे लागू हो। आज करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए कोशिश करना चाह रही थी PTI, लेकिन उसने एमनेस्टी की स्कीम दे दी, नहीं दे दी, वो करप्ट नहीं है, राइट, वो करप्ट नहीं है। इफ्तिकार साहब, आपकी बात में किस चीज को वाइड कराना चाह रहे हैं?
अब वो छुपे हुए हैं ना, उनमें नवाज शरीफ का मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। प्रोड्यूसर से आवाज कीजिएगा। ये जो ब्लैक मनी की बात करें, देखिए इश्यूज है पाकिस्तान के अंदर, और जितनी इसके ऊपर सख्ती की गई तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को अगर स्टॉप किया गया तो आपने देखा कि इकोनॉमिकली क्राइसिस कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे करप्शन और इन चीजों को हम पूरी खत्म नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि क्राइसिस ब्लैक मनी को रोकने की वजह से आया है। You really believe that? Do you understand कि बहुत सारी एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी आपने सारी मनी रोक ली है। शॉर्ट टर्म ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए। वो करप्ट हैं, वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको रियायत नहीं मिलनी चाहिए जो आप रियायत दे रहे हैं। राइट आज हमें इफ्तिखार साहब, मेरा इकोनॉमी से एक लिंक है। मैं आपको बताऊं, इतने सारे बैंक्स के अंदर अकाउंट्स हैं, आपको 10% लोगों के अकाउंट मिलेंगे जो आपके टैक्स में आ रहे हैं, बाकी टैक्स पे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? आपके मेरे ख्याल में 4 मिलियन से ज्यादा अकाउंट नेशनल बैंक के 3 मिलियन। तो आपके महकमे खत्म करने पे जाते हैं। FBI क्या कर रही है? बैंक क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दे रही है? उसका देखिए क्या कर रही है? भाई बात सुने, नहीं गलत। तमाम महकमे इस करप्शन का हिस्सा है। तमाम महकमों की करप्शन की मदद के बगैर कोई आदमी करप्शन नहीं कर सकता। सुनते नहीं, मैं सुन रहा हूँ आप करप्ट लोगों की हिमायत कर रहे हैं। मैं उनको नंगा करना चाहता हूँ। ये लोग मेरी बात सुने, ब्लैक इकोनॉमी स्मगलर्स करते हैं, ब्लैक इकोनॉमी माफियाज करती है, ब्लैक इकोनॉमी लूटमार का धंधा करने वाले करते हैं। ऐसे में कहाँ होता। ओके राइट, अब आप जवाब दे लें उसका। पहली चीज तो ये कि हर चीज के TORs और पैरामीटर्स होते हैं कि किस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, उधर आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी चलती है। आपको वो एटमी धमाके का टाइम भी याद होगा जब $250 मिलियन का रिजर्व था, मगर मुल्क खुशहाल था क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही थी। आपको ब्लैक मनी को कटेल करने के लिए, खत्म करने के लिए स्लो पेस में आपको जाना पड़ेगा। अगर हम जल्दी आते ही खौफ की हिरासमेंट की अगर हम फिजा पैदा करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर को कहें कि एक मशीन बनाए, हम वापस चले जाएं पास के अंदर, फिर दोबारा वापस मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया, आप कर चुके हैं ये। नाउ व्हाट? जो हमने किया वो भी गलत है, जो अभी बात हो रही है इफ्तिखार साहब की तरफ से वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैं अपने वो कह रहे हैं करप्ट को खत्म करें आप। करप्ट को उसके तो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि न्यू करप्शन नहीं होनी चाहिए, पहला हमारा उधर रोकना चाहिए। दूसरा ये कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहिए। तीसरा ये कि टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। अब तीनों बात तो हम आपको कब से बता रहे हैं, हमें पता है बात है, आपने करना कैसे है ये बता दें। हमें करना कैसे है? हमें ऐसे करना है कि हमें स्लो जाना है टैक्स नेट के अंदर, हमें अपने TORs बनाने हैं। उसके लिए जो शबर जैदी अभी जो आया है ना, शबर अपना जो DG अपना चेयरमैन FBR जी, उसको इन चीजों का काफी पता है। अगर वाला को नहीं पता था। नहीं, जानजेब देखिए, मैं 7 महीनों से जानजेब की बात कर रहा था कि FBR आपके टारगेट्स के ऊपर जब आपकी ग्रोथ डाउन जाती है, जब आपकी ग्रोथ डाउन जाती है तो आपकी रिकवरी उतनी कम होती जाएगी। अगर आपका बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि मैं फाइनेंस का हिस्सा हूं, हम बिजनेस कम्युनिटी से फिर क्या कर रही है? फिर नैब क्या कर रही है? देखिए अब नैब के ऊपर आ जाए, देखिए नैब के ऊपर आ जाए। पहली चीज इफ्तिखार साहब मेरी बात सुने। नैब मैं समझता हूं एहतसाब होना चाहिए, करप्शन बंद होनी चाहिए, नैब का दायराकार बढ़ाना चाहिए, मगर नैब के अंदर भी बेहतरी लाने के लिए ऐसे TORs होने चाहिए कि नैबी केस कोई 3 महीने 6 महीने में फाइनल करे। ऐसे नहीं हो कि आसिम का केस 3 साल चलता रहे, आखिर में उन लोगों का पता नहीं चले। आप बता देना ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर इन चीजों को हमेशा पॉलिटिसाइज किया गया। अगर मुझे इमरान खान के आज के दौर में इमरान खान के ऊपर जो केस है त्यारा इस्तेमाल करने का, वो हतमी तौर पे आप कब खत्म करा देंगे, कब तक ले जाएंगे उसको करने? वहां से शुरू कर लें, वहां से आप शुरू कर लें। केस मैं तो समझता हूँ है ही नहीं, यूज करता है ना, आप करते रहे। ये एक उसको चलो क्लीन चिट दे दें, फिर उसमें क्लीन चिट दे दें। अगर नहीं, मैं अलीम खान के केस को केस समझता हूँ, मैं अलीम खान के केस को केस समझता हूँ, मैं जहांगीर साहब के केस को केस समझता हूँ। मैं अगर किसी के भी आप, मैं
अपना जो ये ट्रेन वाला जो चले खुसरो बख्तियार के केस को खत्म कर दिया यार, उसकी जखीरा भेजने वाली केस था पूरा, अरबों रुपए की गंदम गायब हुई थी। दानियाल, मैं इतना रियलिस्टिक बंदा हूं, मैं वो बात करता हूं जब अभी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा सर ये आपकी गलती है, वाहिद अकेला बोलता हूं। नवाज शरीफ मियां साहब के सामने भी वाहिद अकेला बोलता था, आज भी मैं कहता हूं सर ये आपकी गलती है, अकेला बोलता हूं। क्या बताया आपने गलतियां कौन सी? जो भी होती है, मेरा फर्ज है, सिंसियर वर्कर का फर्ज है कि राइट टाइम के ऊपर वो चीजें बताएं। ओके, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद मजीद नैब की रिकमेंडेशंस देखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आसिफ जरदारी साहब का केस, उनके 6 रेफरेंसेस थे, 6 के 6 रेफरेंसेस से वो बाइज्जत बरी हो गए, यू ऑल नो दैट। मगर जो दिलचस्प सूरत हाल बनी थी उस पर एक नजर डालते हैं। 1998 में स्विस कंपनीज SGS और कोटेक्ना की इंस्पेक्शन के ठेके में $60 लाख कमीशन के इल्जाम पर 2 रेफरेंसेस कायम किए गए थे। AIY गोल्ड को लाइसेंस के इजरा में रिश्वत लेने के इल्जाम पर 1 रेफरेंस दायर हुआ। ज़राई तरक्याती बैंक के लिए ट्रैक्टरों की खरीदारी में कमीशन लेने के इल्जाम पर रेफरेंस दायर हुआ। वज़ीर आज़म हाउस में पोलो ग्राउंड की गैर कानूनी तामीर पर रेफरेंस कायम हुआ। आमदनी से जायद असासाजात बनाने के इल्जाम में भी एक रेफरेंस दायर हुआ। ये तमाम रेफरेंसेस मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में कायम हुए थे। कई साल तक ये मुकदमात चलते रहे। फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने के बाद एक एक करके आसिफ जरदारी तमाम रेफरेंसेस से बरी होते चले गए। मई 2014 को पोलो ग्राउंड रेफरेंस से बरी कर दिए गए। दिसंबर 2014 को आसिफ जरदारी AIY गोल्ड और ट्रैक्टर्स के दोनों रेफरेंसेस से बरी कर दिए गए। फरवरी 2015 में इंकशाफ हुआ कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ SGS और कोटेक्ना रेफरेंस की असली दस्तावेजात जो हैं वो नैब और एहतसाब अदालत से गायब हो चुकी हैं, वो अब अवेलेबल ही नहीं है। दिस वाज द टेक्निकल इशू। नवंबर 2015 को एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को अदम सबूत की बिना पर इन दोनों रेफरेंसेस से बरी कर दिया। आमदन से जायद सासाजात केस में भी असल दस्तावेजात गायब हो गई। इसी तरीके से अगस्त 2017 को रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने जायद सासाजात रेफरेंस में भी आसिफ जरदारी साहब को असल दस्तावेजात ना होने पर बाइज्जत बरी कर दिया। सो माई क्वेश्चन टू यू बैरिस्टर साहब कि ये क्या हुआ था, व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट, एंड आज आप ये मानेंगे कि आसिफ जरदारी साहब करप्ट नहीं है? देखिए मतलब ये पूछना चाहिए किस किस्म की मफादात मफामत हुई थी। देखिए आई एम नॉट प्रिवी टू दीज केसेस, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज फिर नैब के उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि देखिए आपने जो ऐसे फोटो कॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर सकते या उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि आप अपने लोगों के ऊपर केस को हतमी तौर पर या एंड के ऊपर लेके जा सकें। देखिए जब आप नैब की इनकॉम्पिटेंस की बात करते हैं उसमें ये तमाम चीज़ें आती हैं। जब हम इस्लाहात की बात करते हैं तो उनमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग और उनको किस तरह हैंडल करना है केस को, ये तमाम चीजें। देखिए 25-25 हज़ार रुपए में उन्हें बच्चे रखे हुए, आईओज रखे हुए हैं जिनको सर पैर नहीं पता। मेरे जूनियर्स भी हैं, वो जाके काम कर रहे हैं, कोई डीजी, कोई डीसी, कोई वो डायरेक्टर जनरल है, कोई क्या है, कि मतलब जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता कागज, आपने उनको इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रखा हुआ है और वही लोग फिर आगे गलत हरास भी करते हैं, उनसे गलत चीजें भी होती हैं। देखिए हुकूमत का ये काम है। देखिए कागज पढ़ना नहीं आता। देखिए देयर आर लॉट ऑफ इनकॉम्पिटेंट लॉयर्स, एवरीवन हु हैज डन LLB does not justify the competent lawyer। देखिए ये तमाम नहीं देखें ये तब ये आमर के दौर के केसेस थे, ये मुशर्रफ के दौर के केसेस थे, ये तमाम नहीं ये बनाए गए तमाम वो केसेस हैं जो मुशर्रफ के दौर के केसेस बनाए गए थे और जो जिसके ऊपर देखें नहीं ये नैब में शुरू हुआ है। देखें जो ये तमाम ज्यादातर केसेस 1998 देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस आर दो जो जरदारी साहब के पास बने हैं जो नैब मुशर्रफ के जमाने में बने, लेकिन उसके बाद भी देखें इसी चीज को बेस रख के कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें नैब की, नैब में अच्छे लोग इंडक्ट करें, नैब को गैर फाल करें, नैब से इनकी जो पॉलिटिकल प्रेशर है उन लोगों को साइड पे करें। जब नैब के स्पोक्स पर्सन ये बनते हैं, नैब के मुशीर ये इनकी पार्टी बनती है, फवाद चौधरी से लोग देखिए ये तमाम देखिए हमने मेक श्योर किया था पॉलिटिकली हरास ना हो, हमने मेक श्योर किया था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग करने की मैं तो देखिए as a person I believe that NAB should be removed, NAB should be dissolved and there should be a new institution जिसके rules, laws,
प्रॉपर डिफाइन किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट के अंडर आके उसको काम करना चाहिए। उसमें देखिए उसको ओवरसाइट करना चाहिए एक हाई कोर्ट का जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज। जब तक आप एक्सपर्ट्स को नहीं बताएंगे, नैब के जितने जजेस हैं ये सारे अपनी रेपुटेशन पे नैब में आते हैं, 8 महीने लगा के इनको 8 महीने लगा के फिर वापस चल जाते हैं। जब तक एक प्रॉपर बड़ा जज इसको ओवरसाइट नहीं करेगा चीजें ठीक नहीं होंगी। ये चीजें माजी की हुकूमत में बनी थी, जब हमारी मीटिंगें होती थी, चौधरी निसार और मियां शहबाज शरीफ साहब और मैं, हम 3 चीजों के ऊपर स्टैंड लेते थे। और सही घर के भेदी है वैसे, और नहीं 3 मैं बिल्कुल चौधरी निसार उस वक्त भी लेता था, मियां साहब उस टाइम पे भी कहता था कि नहीं, ये तो चौधरी निसार कहता था ये अभी जो रेफरेंसेस चल रहे हैं ना ये सारे चौधरी निसार ने बनाए थे। चौधरी निसार ने कहा कि ये चीजें मेरे पास आई है, माजी में भी वो चीजें थी, आप इसको, मियां साहब कहता था आप जितना उसका गला जो है वो तंग करेंगे ये चीजें आपके लिए होंगी। इस वजह से ये मफादात की जो सियासत चली ना, जिसकी वजह से ये सफर हुआ। दिस इज अ केस स्टडी इसके अंदर बिल्कुल, ये सारी चाहे आज भी देखें, मैनिफेस्टो से जो भी पार्टी हट जाती है, मैनिफेस्टो से हमने जो भी PMLN की जब हुकूमत आ रही थी, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, एक मैनिफेस्टो था, मियां साहब की तकरीरों में एक मैनिफेस्टो था, जब उस मैनिफेस्टो से हटे नेगेटिविटी में चला गया। और इस वजह से मैं हमेशा अभी अपनी पार्टी के अंदर मैनिफेस्टो से हटते ना तो IRI की रेटिंग में हम 99 से हम 86-87 पे ना आते करप्शन की रैंकिंग में। हमारे दौर में रैंकिंग करप्शन बड़ी कम थी, चीजें बेहतर तर्ज में थी, लेकिन आज हम इनसे सवाल करते हैं ना कि इनकी कॉम्पिटेंस, मैशत फेलियर, इनका पहले फेलियर और करप्शन के हम बाहर लगे हुए हैं। परफॉर्मेंस ऑल्सो इफ्तिखार साहब, यू आर वे टू सीनियर देन आई एम, आपने हर चीज को अप क्लोज देखा है। ये सिर्फ आसिफ ज़रदारी साहब की अगर केस स्टडी लें, नैब के तहत आसिफ ज़रदारी साहब करप्ट हैं कि नहीं है, हम क्या कर, मीडिया उनको क्यों करप्ट कहता रहा, फिर व्हाट डज दिस कंक्लूड? फरिया जी, ये जो खेल है ना करप्शन का, मैंने बहुत पहले सुना, और इस करप्शन के खेल में 4 मार्शल लॉ इस मुल्क में लगाए गए, 4 मार्शल लॉ। उनकी जो चार्जशीट है हुकूमतों के खिलाफ, उसमें एक चार्जशीट का जो टॉप पर लिखा हुआ है वो है करप्शन, और ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया सियासी मुखालफिन ने एक दूसरे के खिलाफ। मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी को जो टूट नहीं रही थी, उनके बस की बात ही नहीं थी, ज़ियाउल हक ने पूरी कोशिश की, वो नहीं टूटी। तो फिर आखिरकार ये नैब बनाई गई, और इस नैब के ज़रिए एक नई पार्टी पीपल्स पार्टी में से काटी गई, फैसल सालेह, मरहूम सिकंदर इकबाल वगैरह के हवाले से। ये है वो तबाही का दौर जो शुरू हुआ। अब अभी ये यहाँ पे मुतज़ाद गुफ्तगू हो रही है आपके प्रोग्राम में। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इसको इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए, एक तरफ कहा जा रहा है नहीं सबको टांग दो, और एक तरफ कहा जा रहा है कि सबको सजा देने में नुकसान है, अगर ब्लैक इकॉनमी ख़त्म होगी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। हम मुझे नहीं समझ आ रही कि ब्लैक इकॉनमी में जो मुलव्वस करप्ट है वो अच्छा करप्ट है, और नवाज शरीफ जो है अगर करप्शन कर रहा है तो वो बुरा करप्ट है। अब करप्टों के भी फर्क पड़ गए, अच्छा करप्ट, ये कभी बात की गई कि ब्लैक इकॉनमी खत्म हो जाए, प्लीज। नहीं, ये नहीं कहा कि ब्लैक इकॉनमी, मैंने कहा ब्लैक इकॉनमी को स्लोली खत्म करना पड़ेगा। अगर हम फौरन ब्लैक इकॉनमी के ऊपर कर देंगे तो फिर आपका बिल्कुल जो वो खत्म करने के ऊपर लग गया है रमेश भाई। मैं बात तो खत्म कर लूँ ना यार, मैं बात तो खत्म कर लूँ। अगर इतना ही डर है ना आपको इकोनॉमी का, जिसमें मेरी तबाही कर दी आपने, मेरा 1 लाख रुपया में 36,000 रुपया आप खा गए। आपको कौन सी किधर है मेरा 36,000 रुपया? किसने इख्तियार दिया था तुम्हें कि 1 लाख रुपया मेरा जो बैंक में पड़ा है, जिसके नोट पे लिखा था कि मुझे उसके बाद उतना सोना था तुम्हारे पास? बैंकों में जितने तुमने कागज के नोट जारी किए हुए, खुदा के लिए ये खेल बंद करो। ये नैब में जो तुम्हारे हाथ आए वो बुरा है, और बाकी जो ब्लैक इकॉनमी कर रहा है उस पर हाथ तुम्हें डालना नहीं, क्योंकि उससे मुल्क में खराबी आ जाएगी। ये दो किस्म के दो स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करने वाली कौन सी हुकूमत है? यही तो पीटीआई मैनिफेस्टो लेके आई है कि हम ये करप्शन चलने नहीं देंगे, हम ये बदमाशी चलने नहीं देंगे। एक स्टैंडर्ड चलेगा, एक जो करप्ट है वो करप्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जो बेईमान है वो बेईमान है। Who will decide this? इफ्तिखार साहब, कोई तो इदारा है जो बताएगा, जो पकड़ेगा, जो रोकेगा। पार्लियामेंट नया लॉ बनाए
पार्लियामेंट का तजर्बा हो गया है, पार्लियामेंट ने नया लॉ बनाए, तरीकाकार का तयन किया जाए, कितने दिन रखना जाएगा, क्या चीजें प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन क्या की जाएगी। अब तो इन्होंने इजाजत दे दी, ये शब्बर की बात कर रहे हैं, शब्बर मेरा दोस्त है, शब्बर ने कहा अब बैंक वाले किसी के अकाउंट को सील नहीं कर सकते। चलो क्या खौफ रह गया जी पीछे, राइट? क्या क्या खौफ रह गया? नहीं खुदा का खौफ करो यार। IMF के इतने मुझे नहीं पता IMF क्या है, मुझे ये पता है जो वादे तुम लोगों ने किए हैं PTI ने। तुम्हें रोज एक वादा सुनाना चाहिए तमाम लोगों को, बाबाज बुलंद मसाजिद में ले जाके PTI ये तुमने 19 मार्च 11/2002 को ये तकरीर करते हुए ये कहा, शाम को ये कहा, दोपहर को ये कहा, शाह महमूद ने ये कहा, इमरान खान ने ये कहा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम भाग जाओगे खुद ही वो नारे सुन के। रजा बाकी जैसे लोग लगाते हैं वो शायद इन लोगों को नहीं पता कि सबसे बड़ी करप्शन ये है कि जब आप ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग लगाते हैं, जिन्हें इजिप्ट में क्या हाल किया, जब 13,000 लोग शहीद हुए अपनी डेमोक्रेसी की दौड़ में, लेकिन रजा बाकी जैसे जब एडवाइजर्स लगे तो आपकी इकोनॉमी जो है वो 6 महीने में दोबारा कूल आ गया, 6 महीने में आपकी इकोनॉमी बैठ गई। IMF ने जहां जहां कर्जा दिया, जिस तरह दिया, देखिए इनकॉम्पिटेंस, अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन, ये तमाम वही चीजें जो आज आपके मुल्क में है। जिस तरह से आप निकल गए हैं ना जिस तरह से आप आज निकल गए हैं, इस तरह से वापसी कोई नहीं है। अगर इन्होंने मुल्क को बचाया ना तो आपका डॉलर 200 पे जाएगा, आपकी ग्रोथ 2.9 से भी नीचे आएगी, मार्केट बार बार कोलैप्स करेगी, वादा किया था। 9 महीनों के लिए बात, देखिए मुझे 1 मिनट बात करने दे। पहली चीज तो ये कि माजी में भी गलतियां थी, अभी हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, मगर हम भी गलतियों के रास्तों के ऊपर हैं। मैं देखो और अभी तक है, और हमें उन चीजों को सुधार, अभी जो तब्दीली आई है, जो कुछ तब्दीलियां की हैं, उसकी डायरेक्शन आपको 1-2 महीने में पता चलेगी। मैं अगर 7-8 महीनों में लोगों को जो एक्सपेक्टेशन हमने दिलाई थी और लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर बिल्कुल हम पूरा नहीं उतरे हैं। मगर उसका कसूर ये है कि हमने एक्सपेक्टेशन दिलाई थी कि हम इस सारे क्राइसिस से बाहर आउट हो जाएंगे, वो हम नहीं हो सके हैं। क्राइसिस और डीपन हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, क्राइसिस बड़ा है, हमें उन चीजों को मानना चाहिए, लोगों को पागल नहीं करना चाहिए, पहली चीज। मगर इस वक्त जो हमने डायरेक्शन, हमने जो तब्दीली लाई है, उसकी डायरेक्शन हमारी 2-3 महीनों के अंदर, 3 जून के बाद जो हमने अभी जो फाइनेंशियल पूरी टीम जो चेंज हुई है, उस टीम के चेंज होने से 2-3 महीने आप उनको टाइम दे, 2-3 महीनों में एक डायरेक्शन आपको समझ में आएगी। अगर डायरेक्शन आपको समझ में आई, अब हम 8 महीने बाद आप कह रहे हैं कि आप एक फिर नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट है क्योंकि आपकी टीम नहीं है। पहले आप दोबारा आप डायरेक्शन बताएंगे हमें। एक ये जो भी चल रहा है, एक तसलसल चल रहा है, जो भी चीजें वर्स्ट पोजीशन की तरफ जा रही थी, उसी रफ्तार में वर्स्ट हो रही थी, हमारे दौर में भी बस्ट हो रही थी। हमें उसको बस्ट से बचाना था, उस बचाने में हम कामयाब नहीं हुए। उसको हम कामयाब नहीं हुए, मगर उस कामयाब इस वजह से नहीं हुए कि हमारी उतनी एक्सपर्टीज हमें लानी चाहिए थी कि हम उस क्राइसिस से निकल सकें। बाहर से लोग ले आए, आप बाकी भी ले आए। एक बात जी, एक बात आराम से रमेश, कॉटन अच्छी नहीं हुई आपको पता है, शुगर केन अच्छा नहीं हुआ आपको पता है, पंजाब में बारिशों की वजह से गंदम की फसल अच्छी नहीं हुई आपको पता है, और हालात ये हैं कि अफ्तारी में मैं फ्रूट लाके नहीं खा सकता। अब अपनी बात नहीं करें, आवाम की बात करें। सुनो, मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ ना, मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ अवाम की निस्बत। अवाम की तो फी रोजाना की आमदन क्या होगी? अगर मैं नहीं खा सकता तो वो क्या खाएंगे? शर्म करो, जिस भाव पे फल बिक रहा है, सब्जी बिक रही है बाजार में, और ये जो 3 चीजें हो गई है ना, कॉटन कम हुई है, अपना सारी चीजों का एहसास है,
इन सारी चीजों का एहसास है। तबाही आ रही है। जब खास साहब बात करें ना कि इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ दें, इनकी इनकॉम्पिटेंस से कि टैक्स कलेक्शन नहीं कर सके, ये रमजान में अपनी प्राइसेस रेगुलेट नहीं कर सके। आप अभी किसी आटे या किसी की फैक्ट्री मिल ओनर को फोन करें, कोई प्राइस रेगुलेटर बॉडी है, कोई रेगुलेट कर रही है, कोई बाजारों को चीजों को रेगुलेट कर रही है। इनके पास देखिए इनकी नालायकी की, इनकॉम्पिटेंस की ये हाइट है कि किसी चीज को मैनेज तक नहीं कर सके, ये अपने टैक्स कलेक्शन नहीं मैनेज कर सके। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बैड गवर्नेंस ओके, बैड गवर्नेंस के इल्जाम टारगेट जो सेट किए थे वो उन्होंने हाइप्स के ऊपर किए थे। जब बजट एक हुकूमत जा रही थी कि भाई 4300 आपको टारगेट सेट करके जा रहे हैं, किस होना चाहिए था कि ये सोचना चाहिए था कि एक नई नालायक हुकूमत आ रही है, उसके हिसाब से टारगेट रख के जाएं। नहीं, आपके लिए लाइक बच्चों ने टारगेट रख दिए थे। नालायक का इस्तेमाल नहीं करें। चले मगर मैं समझता हूं लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे ज्यादा थी और लोगों को एक्सपेक्टेशन हमने ही दिलाई थी और कम से कम हमें उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए था। कुछ हमारी गलतियां जरूर हैं, मगर अब आइंदा वक्त में हमें उन गलतियों को भी सुधारना चाहिए और अपनी Let's take a break. वेलकम बैक। साहब अगर नैब के ऊपर थोड़ी सी नजर डालें, ऑपोजिशन ने जो हुकूमत को नैब की तरमीम पेश की है उन पर एक निगाह डालें। पब्लिक ऑफिस होल्डर की मौजूदा तारीफ बदली जाए, बैंक डिफॉल्ट और बैंक फ्रॉड पर कानून का इतलाक ना किया जाए, प्राइवेट शख्स पर कानून का इतलाक ना हो, नैब के पास 500 मिलियन रुपए से कम के केसेस ना जाएं। ये बात प्राइम मिनिस्टर भी एक प्राइवेट मीटिंग जो उनकी एक मीटिंग जो जर्नलिस्ट के साथ हुई थी उसमें ये बात की थी। चेयरमैन के पास गिरफ्तारी का इख्तियार ही नहीं होना चाहिए, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, प्ली बार्गेन के लिए हर मरहले पर अदालत की मंजूरी जरूरी होगी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की कोई खबर मीडिया को नहीं दी जाएगी, चेयरमैन नैब की तकर्री और पार्लिमानी कमेटी ओपन हियरिंग के बाद करे, जुर्म साबित होने तक किसी को मुजरिम करार ना दिया जाए, नैब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन रिटायर्ड जज नहीं होने चाहिए, किसी मुलजिम का नाम ECL में नहीं डाला जाएगा। दानियाल साहब, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे सिर्फ एक अगर मैं खाली एक चीज ऐड कर लूं, पहले बोलूं फिर आप कर लें। देखिए पूरी दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम्स में क्या होता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स में कि आप इन्वेस्टिगेट करते हो, आप किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देते, उसमें तमाम जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है उस फेज में आप बंदे को उठाते हो जिसने करप्शन में इन्वॉल्व है, जो गलत चीजों में इन्वॉल्व है, और आप उसको ट्रायल पे लेके जाते हो और आप उसको करते हो और आप मेक श्योर करते हो जब जिसको आप उठाओ डेफेमेशन सूट्स इतने स्ट्रांग है उधर, इतने स्ट्रांग कि आपकी तहस नहस कर देता है अगर आपने किसी गलत बंदे को जब तक आप ऐसी डेफेमेशनरी लॉज इधर इंप्लीमेंट नहीं होंगे, जब तक नैब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगा। देखिए वो दे फील प्राउड अरेस्टिंग पीपल एंड ह्यूमिलिएटिंग देम, दे फील प्राउड के लोगों को एक उस्ताद के हाथ में हथकड़ी लगा के फिराओ। देखिए आपको इनको अपने तौर और तरीके बदलने पड़ेंगे और जब इन चीजें के ऊपर आप ये काम करने शुरू करेंगे, अमली तौर पे इसके ऊपर काम करने शुरू करेंगे कि तब तक उसको ना उठाओ जब तक आपके पास सबूत नहीं है, और अगर आपके पास सबूत नहीं था और आपने फिर भी उठाया तो जो आईओ था जिसने उठाया आप उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करोगे, आप उसको अरेस्ट करोगे, आप उनके ऊपर काम करोगे और जब तक आप नहीं करोगे हम मानते हैं लेकिन हमने मेक श्योर के लोग पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना हो, बिजनेसमैन विक्टिमाइज ना हो। आज आप जब तक उन लोगों को नहीं पकड़ोगे जो गलत केस बनाते हैं आपके, तब तक ये चीजें ठीक नहीं। गवर्नमेंट ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए, खास साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? एक तो ऐड करना चाह रहा हूं कि ECL से नाम जो है नहीं हटाना चाहिए, वो रहेगा जब तक मुकदमा चलेगा। ECL राइट, दैट्स और दूसरी चीज है कि अगर गलत कोई होता है तो एहत साहब अदालतों का भी, एहत साहब के जो करने वाले इदारे उनका भी एहत साहब। ओके, लेट मी ऐड, जो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, कुछ ही क्लैरिफिकेशन मांगी है। वो कह रही है नैब का नया नाम नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन होगा, सर नाम बदल देंगे। आई डोंट थिंक दैट विल, ये माजी में भी ये चीजें आई थी, माजी में भी ये चीजें आई थी, मगर फिर ये क्रिटिसिज्म शुरू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दानियाल साहब ऑल्सो, इस कानून का इत्लाफ 1 जनवरी 1985 या 1 जनवरी 2007 से होगा। दिस मीन्स कि कुछ सर्टन केसेस को टारगेट कर रहे हैं। मुजव्वज़ा कानून का दायरा कार पूरे पाकिस्तान पर या सिर्फ फेडरेशन पर और सूबे पर होगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की तशरीह होनी चाहिए, चेयरमैन की तकर्री का तरीकेकार
और अहलियत का म्यार भी मुकर्रर किया जाए। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की तशरीह होनी चाहिए। प्राइवेट अफराद की वजाहत की जाए। प्रॉपर्टी और अकाउंट्स मुंजमद करने का इख्तियार और बुनियाद क्या होनी चाहिए। एहतसाब अदालत से वारंट जारी होने के बाद ही किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी होगी और एहतसाब के मुल्जिम की गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत के लिए ज़ाब्ता फौजदारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इतलाक होगा। प्ली बार्गेन खत्म कर दिया जाएगा। आप खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब प्ली बार्गेन ले लें, यहाँ पे आप रिकमेंड करेंगे खत्म हो जाए? मैं तो समझता हूँ इस वक्त मुल्क के इश्यूज बहुत और हैं। हमें इस इशू के ऊपर फिलहाल जाना, जब हमारा मौक़िफ़ ही जो है वो करप्शन फ्री, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस इदारे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसके लिए मिल के बैठ के बिल्कुल ड्राफ्टिंग अगर होती है तो करें, मगर इस वक्त इश्यूज और हैं। इस इशू के ऊपर मैं नहीं You're saying NAB is not an issue anymore. मैं समझता हूं कि नैब को और ज्यादा मजबूत किया जाए, उसके हाथ और मजबूत किए जाए। इसके हम नैब के जो ना लोग मर रहे हैं भूख से, आप नैब की बात करिए। लोग गरीब को रमजान में आप बात करें सस्ती रोटी किस तरह करेंगे, चीखें निकल गई हैं। ये आपके उनको 8 महीने 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली भी प्राइवेट सेक्टर में, मिल रही है, हाल कर दिया उन्होंने। सूबाई हुकूमतों के ने तनख्वाहें नहीं दी अपने मुलाजमों को। वो खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अभी क्या खुदा का खौफ तो सबको करना चाहिए। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट व्हाइल वी आर रैपिंग अप द शो। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।